हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखिएगा। मान लीजिए ये डायग्राम हमारे सामने है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि द्विध्रुव क्या होता है। तो द्विध्रुव दो समान परंतु विपरीत आवेश, जैसे ये देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दोनों के परिमाण क्या है, एक समान है। तो दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक निकाय होता है जो बहुत अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, और ये अल्प दूरी का मान आप लोग क्या लेंगे, 2l। ठीक है, कई बुकों में इसे 2a करके भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए देखिएगा, यही है अक्षीय स्थिति। सबसे पहले आप समझिए कि प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी आपने 2l लिया, तो ये आधी दूरी क्या हो जाएगी l, और ये भी आधी दूरी क्या हो जाएगी l। ठीक है, अब देखिए कभी भी इन द्विध्रुव के जो बीच का बिंदु है वहां से जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी आप हर स्थिति में क्या लेंगे, r लेंगे। अलग अलग केस पढ़ेंगे। हमेशा जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहती है वो दूरी क्या ली जाती है, स्मॉल r। तो अगर मैं ये दूरी की बात करूं बच्चों, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये पहले पूरा क्या था, r था, उसमें से ये l वाला पार्ट तो माइनस हो रहा है, तो ये दूरी हो गई आपकी r माइनस एल। और अगर माइनस क्यू से पॉइंट P तक की दूरी अगर निकालनी होगी तो ये दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस एल। मतलब यहाँ तक आपने एक बात समझा कि ये जो AP दूरी थी, ये AP दूरी किसकी इक्वल है, r माइनस एल के, और वहीं पर B से लेकर P तक की अगर कुल दूरी लेनी पड़ेगी तो वो हो जाएगी r प्लस एल के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान से एक एक काम करना है कि किसी भी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर। तो इस धन आवेश जो कि बिंदु A पर रखा है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को देखना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझना, इस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, याद रखना धन आवेश हमेशा प्रतिकर्षी मतलब अपने से दूर निकालता हुआ विद्युत क्षेत्र लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप E1 ले लिए। और जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश की प्रकृति क्या होती है, ग्रहण करने की, मतलब कि वो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उसके कारण ऋण आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, E2, और इस धन आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, E1। ठीक है, तो हमें तो प्लस क्यू आवेश के कारण लेना है, तो हम क्या लेंगे, E1। और ये E1 क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि जो विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में आता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन में r²। ठीक है, तो यहाँ K का मान ही हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे इसका आवेश रखिए, क्या है, प्लस Q डिवाइडेड बाई r मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, AP है, तो ये मैं AP का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इस आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र किसको निकाल रहे हैं, E1 को। तो जब आप AP का मान रखेंगे तब आप पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP का मान रखने पर ऊपर क्या है, ऊपर तो आपने Q लगाया है, ठीक है, यहाँ Q है, डिवाइडेड बाई AP का मान है r माइनस एल, उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, अब इस आवेश को देखना है। इस ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कौन है, E2 है। कहाँ है उसकी प्रकृति, ऋण आवेश की ओर है। तो माइनस Q आवेश के कारण जो कि बिंदु B पर है, ठीक है, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया है E2 से। तो इस बार E2 का मान क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान अभी भी क्या है? Q है, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम नीचे में क्या लेंगे? तो बिंदु B से लेकर P तक की कुल दूरी, जिसे हमने क्या नाम दिया है? BP। BP का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मान रखने पर आप लोग प्यारे बच्चे पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने ला लिया है। BP का मान क्या है? R प्लस L, पर उस BP का क्या करना है? स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। मुझे लगता है ये दोनों समीकरण आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुल अगर विद्युत क्षेत्र लाना पड़े, कुल विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख पाएंगे, यहां से आप देख सकेंगे कि ये वाला जो धन आवेश है ये इसके पास है। इसका मतलब कि E1 का जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो E2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जो चीज, जो बिंदु जिसके जितना पास रहेगी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होता है। दूरी बढ़ने से विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। तो E1 का मान E2 के मान से क्या है? ज्यादा है, और दोनों की दिशा भी क्या है? विपरीत है। इसका मतलब ये लोग एक दूसरे से क्या होंगे? माइनस होंगे। तो यहां पर जब आप लोगों को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लाना पड़ेगा तो वो क्या आ जाएगा? E1 माइनस E2। E1 का मान आपको पता है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान हमने अभी अभी लाया था। अच्छा, यहाँ पर Q छूट गया है, ठीक। E2 का मान क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये जो दोनों मान थे E1 और E2, यहाँ से हमने कलेक्ट किया है। सिंपल है। अब देखिए बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया है, ठीक है। अंदर में बच क्या रहा है? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। नॉर्मल मैथमेटिक्स करना है आपको। ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं? हम LCM ले रहे हैं। डिवाइडेड बाई ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। जब आप इसको थोड़ा सब्र के साथ सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो क्या देगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं लिख दे रहा हूं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक, माइनस ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो फिर से A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB देगा। पर हाँ, इस बार सबके सामने माइनस लगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2AB की जगह पे अब क्या हो जाएगा? प्लस 2RL। और नीचे ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको एक साथ R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूं, है ना। का होल स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। तो जब इसे हम लोग थोड़ा और आसान करेंगे, यही है हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ रहा है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आप देख रहे होंगे कि भैया ये प्लस R स्क्वायर, ये माइनस R स्क्वायर कैंसल, ये प्लस L स्क्वायर, ये माइनस L स्क्वायर कैंसल। 2RL क्या हो जा रहा है? 2RL मिलके हो जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ला रहे हैं। ये हो जाएगा 4RL, सामने Q पहले से बाहर है, नीचे में भी क्या आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, ये A माइनस बी और A प्लस बी है, तो A प्लस बी A माइनस बी का गुणा क्या देता है? A स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करना, ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 Q इंटू L इंटू R आप अलग अलग कर ही सकते हो, डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि ये जो 2 इंटू Q इंटू L आता है ना, मतलब 2 गुणित आवेश गुणित L का, L मतलब क्या है? डाइपोल, जो हमारा द्विध्रुव था उसकी आधी दूरी,
डायपोल की कुल लंबाई क्या थी 2l थी, उसकी आधी लंबाई l थी। या ऐसा बोलना चाहिए आवेश इंटू डायपोल की कुल लंबाई का जो गुणनफल होता है उसे ही हम कहते हैं क्या नाम देते हैं उसे, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और डायपोल जो द्विध्रुव होता है उसकी कुल लंबाई का गुणनफल। तो यहाँ पर इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण को P से, P इंटू आर 4πε0। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करना कि जो L का मान है मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो R के मान से बहुत बहुत छोटा है। तो इस L के मान को आप लोग हटा दो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, इसको इग्नोर कर दिए इस L की वैल्यू को। तो हमें मिल रहा है 2πr डिवाइडेड बाई 4πε0, R की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर से एक R कैंसिल होने वाला है और फाइनली आ रहा है 2p डिवाइडेड बाई 4πε0 R की पावर 3। ये है किसी द्विध्रुव के कारण लगने वाला कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, जो कहाँ से कहाँ होगा। तो आपने साफ साफ देख लिया, ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपने अभी अभी देखा कि E1 का मान E2 के मान से क्या है, ज़्यादा है। और E1 कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, E2 कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। E1 का मान E2 के मान से ज़्यादा है, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र भी कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो अंत में आप लोग को यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ आएगी, ऋण आवेश से लेकर धन आवेश की ओर आएगी, उधर जाएगी। समझ में आ गया। तो ये था आप लोग का अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।